वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड। बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर 3 हम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कॉमन प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। और इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक है हैबिट डिसऑर्डर के ऊपर। इसे प्रीवियस वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर के बारे में, फीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। आज का मेनली वीडियो होने वाला है हैबिट डिसऑर्डर के ऊपर। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उनको जरूर से देखिएगा। और इसी के साथ में हम आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हैबिट डिसऑर्डर होता क्या है? हैबिट डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन होता है जो रेगुलर वे में, जो चाइल्डहुड टाइम पे, चाइल्डहुड पीरियड के टाइम पे पेशेंट को एक हैबिचुअल कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल नेल बाइटिंग कर रहे हैं, थंब सकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें क्रेविंग हो रही है, अपने आप से कोई कोई एक्शन को वो परफॉर्म करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ये इसलिए भी हो सकता है कि उनके जो केयर गिवर हैं, मदर हैं, बच्चे के पास में नहीं है, जिस वजह से वो खुद ही से अपने आप को एक टेक्निक का यूज कर रहे हैं खुद ही को काम करने के लिए और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बेसिकली हैबिट डिसऑर्डर होता है क्या? हैबिट डिसऑर्डर आल्सो नोन एज द बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर। ये कैसा होता है? बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर होता है जो भी बॉडी में मीन्स अगर कोई बेबी है रेगुलर फॉर्म में नेल बाइटिंग कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे। बॉडी फोकस्ड एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। एंड आर द रिपीटेटिव कंपल्सिव बिहेवियर। कैसा होगा? रिपीटेड फॉर्म में होगा। मीन्स अगर आप बच्चों को देखेंगे, अगर कोई भी बच्चा नेल बाइटिंग कर रहा है तो हर एक थोड़े थोड़े से टाइम पीरियड के बाद में रिपीटेटिव वे में वो नेल बाइटिंग करते रहेंगे। या फिर थंब सकिंग कर रहे हैं तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की कंडीशन है, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको देखेंगे आपके रिपीटेटिव वे में कंपल्शन होता है बच्चों के अंदर कि उस वाले बिहेवियर को दोबारा दोबारा से रिपीट करना। दैट इन्वॉल्व द सेल्फ ग्रूमिंग। ये इन्वॉल्व क्या करता है? सेल्फ ग्रूमिंग को। मीन्स अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे बच्चे अपने आप से कोप अप करने का ट्राई करते हैं। और ये सेल्फ सूदिंग को भी शो करता है। सेल्फ सूदिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी टेक्निक जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए खुद ही से अपने आप को काम करने की या फिर कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अदर हैबिट कैन कॉज द फिजिकल डैमेज और द इमोशनल डिस्ट्रेस। जिसकी वजह से क्या हो सकता है? अदर हैबिट में इंक्लूड हो सकता है फिजिकल डैमेज भी और इमोशनल डिस्ट्रेस भी ये कॉज करता है। These habit can be challenges to control and may interfere with the daily life and the social relationship and overall well-being। अगर कोई भी बच्चा कंटिन्यूसली वे में हैबिट के ऊपर, कोई भी पर्टिकुलर ऐसी हैबिट है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर ये जो थंब सकिंग है ये नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है जब भी बेबी छोटे होते हैं, और जैसे ही बॉटल फीडिंग छोड़ने के बाद में उन्हें थंब सकिंग करना स्टॉप कर देना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर होता है। बट तभी भी बच्चा जब बड़ा हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया और अभी भी पब्लिक में थंब सकिंग कर रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरसमेंट को कॉज करता है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो बहुत ज्यादा उनका जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। इससे ज्यादा उनका जो फिजिकल फॉर्म में जो उनका सेल्फ स्टीम होता है वो लॉस होने लगता है, कॉन्फिडेंस बच्चे का जाने लगेगा और इसी के साथ ओवरऑल जो वेलबींग होगी उसके ऊपर ये इफेक्ट डालता है। तो मेनली कॉमन कौन कौन से टाइप होते हैं हैबिट डिसऑर्डर के, आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या इंक्लूड करता है ये? एक कंडीशन होती है ट्राइकोटिलोमैनिया। ट्राइकोटिलोमैनिया में होता क्या है कि एक ऐसा हैबिट डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे कंटिन्यूअस वे में अपने बॉडी के हेयर को पुल करते हैं, खींचते रहते हैं अपने बॉडी के बालों को। अपने आप से हेयर होगा तो उसे पिकअप करेंगे, पुल करेंगे। तो ये हैबिचुअल प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर। सेकंड है डर्मेटिलोमैनिया। इसमें क्या होता है? बच्चे क्या करेंगे? अपने स्किन को बार बार पुल करते हैं, अपने स्किन को बार बार खींचते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, कंपल्शन को ये शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर में क्या आएगा। अदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अदर प्रॉब्लम में क्या आएगा? थंब सकिंग, नेल वाइटनिंग, कुछ बच्चे लिप बाइटिंग भी करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो नेल बाइटिंग कर रहे हो, लिप बाइटिंग कर रहे होंगे। और भी होता है ट्रिलिंग होगा, बच्चे बार बार अपने हेयर को रोल ऑन कर रहे होंगे। इसी के साथ में एक और कंडीशन होती है
ऑनिकोफेजिया। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, हैबिट डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिट डिसऑर्डर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हैबिट डिसऑर्डर जो अपने साथ में लीड करता है। तो हैबिट डिसऑर्डर क्या लीड करेगा, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हैबिट डिसऑर्डर है। सो मेनली इसमें होगा क्या कि एक तो ये रिपीटेटिव होता है, दूसरा ये इमोशनल डिस्ट्रेस को पेशेंट के अंदर या फिर बच्चों के अंदर कॉज करेगा। क्या है इसका कैरेक्टर, कैसा है, रिपीटेटिव होता है और डिफिकल्टी होती है इससे बाहर निकलने में, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मीन्स इसको जो हैबिट है, अभी भी कोई भी हमारी हैबिट हो तो उस पर ओवरकम करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, हम इजी वे में उसे ओवरकम नहीं कर सकते। इसी के साथ में ये इमोशनल डिस्ट्रेस को भी कॉज करेगा, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इम्पैक्ट डालता है डेली लाइफ पर, डेली लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, कंपल्शन के साथ में होगा बेटा, इमोशनल डिस्ट्रेस को लेकर आता है और डिफिकल्टी होती है इसको कंट्रोल करने के लिए भी, डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सबसे पहला इसमें क्या हैबिट डिसऑर्डर में कौन सा कंडीशन आएगा, नेल बाइटिंग। बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनमें भी कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें हैबिट डिसऑर्डर होता है, वो बहुत ही ज्यादा अपने जो नेल्स होते हैं उनको बाइट करते रहते हैं। मेनली होता है किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बच्चे क्या करें, बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि बच्चे नेल बाइटिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है बच्चों के अंदर, इससे हमें उन्हें छुड़ाने की जरूरत है। तो नेल बाइटनिंग को हम क्या कहते हैं, ऑनिकोफेजिया के नाम से भी जानते हैं। द कॉमन हैबिट वेयर द इंडिविजुअल बाइट एंड च्यू देयर फिंगर नेल्स। ये कॉमन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें रेगुलर फॉर्म में, रिपीटेटेड फॉर्म में बच्चे क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, अपने नाखूनों को, हाथों के नेल्स को क्या करते हैं, चबाते हैं। ऑफन ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द बोर्डम। जब भी बच्चे स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी, एंशियस फील कर रहे होंगे, बोर फील कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे बच्चे आपको दिखेंगे नेल बाइट करते हुए। इवन जो बड़े लोग होते हैं उनमें भी ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इट इज कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ द बॉडी फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था हैबिट डिसऑर्डर में कि एक ऐसा कंडीशन है, ये बॉडी के ऊपर फोकस्ड है। इट इज कंडीशन इन द बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर कैन बी अ साइन ऑफ द अंडरलाइनिंग इमोशन और द साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये क्या कॉज करते हैं, क्या दर्शाता है हमको कि पर्सन के अंदर क्या इमोशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज है जिस वजह से हैबिट डिसऑर्डर अकर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेनली इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आपको दिखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, नेल बाइटनिंग कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो नेल बाइटनिंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब भी वो बोर हो रहे होंगे तभी आपको वो अपने नेल्स को चुइंग करते हुए दिखेंगे। इमोशनल कोई भी डिस्ट्रेस हो सकता है तब ऐसी कंडीशन अराइज होती है। जेनेटिक फैक्टर है कि पेरेंट्स में भी ये वाला हैबिट है तो बच्चे भी इससे सफर करते हैं। या फिर परफेक्शनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में परफेक्ट होना चाहता है, हर एक चीज को अच्छे से करना चाहता है, बट जब वो फेल हो जाते हैं उन चीजों को करने के लिए तो डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जिस वजह से नेल बाइटिंग जैसे कंडीशन या फिर थंब सकिंग जैसे हैबिट डिसऑर्डर बॉडी में अकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स। जब भी बच्चे क्या कर रहे हैं, रेगुलर फॉर्म में अपने नेल्स को बाइट कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तब उस टाइम पे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होंगी। जो नेल्स हैं उनका शेप इम्पेयर्ड हो जाएगा, जो टीथ है वो भी मिसअलाइंड हो जाते हैं। इसी के साथ में इन्फेक्शन भी बॉडी में हो सकता है, क्योंकि नेल्स में कोई भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो वो इंटेस्टाइन में जा सकता है, जो सीवियर इन्फेक्शन को कॉज करेगा बॉडी में। तो ये क्या करता है, मेनली डैमेज कर देता है नेल्स को। अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर शॉर्ट नेल हो जाएंगे, अनइवन हो जाएंगे, डिफॉर्म्ड नेल्स ड्यू टू द फ्रीक्वेंट बाइटिंग। रेगुलर फॉर्म में, रिपीटेटिव फॉर्म में जब पर्सन अपने नेल को बाइट कर रहे होंगे तो उनका शेप भी इम्पेयर्ड हो जाता है और साइज में भी वो स्मॉल हो जाएंगे और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक नेल बहुत बड़ा एक नेल बहुत छोटा। नेक्स्ट है स्किन इरिटेशन।
स्किन इरिटेशन भी कॉज होगी, जब च्युइंग कर रहे होंगे तो नेल के सराउंडिंग का एरिया कैसा होता है, इरिटेट हो जाता है, रेडनेस, सोरनेस और द इन्फेक्शन अराउंड द नेल्स एंड द क्यूटिकल्स। डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, चिपेड या फिर क्रैक्ड और द मिसअलाइंड टीथ एज वेल एज द जॉ पेन। जॉ पेन भी दिखेगा क्योंकि रेगुलर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, रेगुलर फॉर्म में, कंटिन्यूटी फॉर्म में, रिपीटेटिव फॉर्म में नाखूनों को चबा रहे हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, तो इसकी वजह से ये इंटेस्टाइन को, स्किन को, नेल बेड को भी ये इन्फेक्टेड करता है। नेक्स्ट है सोशल एम्बैरसमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा बड़ा हो गया, पब्लिक में कैसे एक्शन को, ऐसे हैबिट को शो कर रहा है, तो ये सोशल एम्बैरसमेंट को पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कॉज करता है। फीलिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट द नेल अपीयरेंस और द बाइटिंग हैबिट। ये सारे कंडीशन होते हैं जो एज साइन और सिम्टम्स ऐसे पर्सन में दिखते हैं तो इनको हैबिट डिसऑर्डर है, जिनको नेल बाइटिंग का हैबिट डिसऑर्डर है। सो नाउ हाउ वी कैन मैनेज द नेल बाइटिंग। ऐसे कंडीशन है जिसमें पेशेंट रेगुलर फॉर्म में, रिपीटेटिव फॉर्म में नेल को बाइट कर रहे हैं, तो कौन सा पॉसिबल मेथड होता है जिसके थ्रू हम इस हैबिट से पेशेंट को ओवरकम करवा सकते हैं। हम नेल पेंट का यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे नेल पेंट जिनका टेस्ट अच्छा नहीं हो और जिससे बच्चे बार बार अपने नेल्स को माउथ तक ना ले जाए। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को एजुकेट करेंगे कि बेटा हमें उनको नेल बाइटिंग नहीं करनी है, और जब भी वो ऐसे बिहेवियर को परफॉर्म नहीं करते तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड्स देना चाहिए। जब भी उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, उस वाले हैबिट को रिपीट नहीं करेंगे। सो बेसिकली है क्या, आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर को कि किस वजह से, एंजाइटी की वजह से राइज हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, बच्चे अच्छा फील नहीं कर रहे, किस वजह से जो नेल वाइटनिंग है ये वाला फैक्टर पेशेंट की बॉडी में ट्रिगर हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कॉजिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना है। बिकम अवेयर ऑफ द सिचुएशन और द इमोशन दैट ट्रिगर्ड द नेल बाइटिंग। नेक्स्ट है फाइंड द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को फाइंड करेंगे जिसके थ्रू जो नेल बाइटिंग है हम उससे पेशेंट को ओवरकम करा पाए। रिप्लेस द नेल बाइटिंग विद द हेल्दियर हैबिट्स सच एज द स्क्वीजिंग, अ स्ट्रेस बॉल और द च्युइंग गम। या जब भी पेशेंट को अगर स्ट्रेस या फिर एंजाइटी की वजह से वो नेल बाइटिंग कर रहे हैं तब हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। एक स्क्वीजिंग बॉल दे देंगे कि जब भी उन्हें स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हो रही है तब उस बॉल को स्क्वीज करें, या फिर उन्हें चिंगम दे देंगे कि उसको च्युइंग करें और नेल को बाइट ना करें, इसको अवॉइड करें, जिसके थ्रू वो स्लोली करके ज्यादा से बाहर भी निकल आएंगे। नेक्स्ट कीप द नेल ट्रिम्ड। जो नेल है उनको कट करके रखेंगे, ट्रिमिंग करेंगे उनकी, कि अगर नेल बड़े होंगे तो उनको हैबिट रहेगी बार बार माउथ में ले जाने की, और जब नेल्स छोटे होंगे माउथ में जाएंगे ही नहीं तो उसे बाइट भी नहीं कर पाएंगे वो। शॉर्ट नेल्स आर लेस टेम्पटिंग टू बाइट। जैसे छोटे छोटे से नेल्स होते हैं वो लेस टेम्प्ट करते हैं बाइट करने के लिए। नेक्स्ट है यूज अ बिटर टेस्टी नेल पॉलिश। जैसे कि मैंने बताया ऐसे टेस्ट का नेल पॉलिश यूज करेंगे इसका टेस्ट अच्छा ना हो, जिस बच्चे से जब भी माउथ में लेके जाओ उन्हें बिटर फील होगा तो वो उससे वैसे ही छोड़ देंगे नेल बाइट करना। अप्लाई बिटर टेस्टिंग पॉलिश टू डिटर नेल बाइटिंग। बियर द ग्लव्स और द स्टिकर्स, या फिर अपने नेल्स के ऊपर ग्लव्स बियर कर ले तो उसके थ्रू हमें नेल्स ही नहीं दिखेंगे और हमें जो कंपल्शन है बार बार बाइटिंग करने का ये नहीं आएगा। फिजिकल बैरियर कैन प्रिवेंट द नेल बाइटिंग। सीख द प्रोफेशनल हेल्थ। प्रोफेशनलिज्म से जो भी डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, हमें उनसे कंसल्ट करना है कि किस तरीके से कौन सा पॉसिबल मेथड है इसको हम फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम से गेट रिड कर पाए। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की जो डेली लाइफ, डेली लिविंग होती है वो भी इम्पेयर्ड होती है। अगर बच्चे ऐसा कर रहे होंगे तो उनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो जाएगा, वो अच्छे से अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। बिहेवियरल थेरेपी हम दे सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग देंगे एंड द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे, कैन बी इफेक्टिव इन मैनेजिंग नेल बाइटिंग। जो भी उनका बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई करते हैं जो भी इफेक्टिव टेक्निक है उनका यूज करते हुए, सो दैट वो इजी वे में जो भी उनका हैबिट है, जो भी बिहेवियर है रिपीटेटिव फॉर्म में कंपल्शन का, उससे वो ओवरकम कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे थंब सकिंग। सेकंड हमारा कंडीशन आता है थंब सकिंग। थंब सकिंग में क्या होता है, जैसे बच्चे रेगुलर फॉर्म में नेल बाइटिंग कर रहे हैं उसी का जस्ट अपोजिट है कि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, रिपीटेड फॉर्म में थंब को सक करते रहते हैं। ये नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है जब भी बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होगा या फिर इन्फेंट बेबी होते हैं तो उन्हें प्लेजर के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए वो थंब सकिंग करते हैं। पर जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है और बॉटल फीडिंग करना उन्होंने छोड़ दिया होता है तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता कि भाई बच्चा 5 साल का हो गया है और 4 लोगों
के बीच में बैठ के वो थम सकिंग कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता। पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसमेंट को कॉज करेगा, बच्चे के लिए भी एम्बैरेसमेंट को कॉज करेगा। तो इन चीजों से, इन आदतों से हमें बच्चे की ओवरकम करने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। थम सकिंग क्या है? कॉमन हैबिट इन डिसऑर्डर है इन द चिल्ड्रन वेयर दे प्लेस देयर थंब इन देयर माउथ ऑफन फॉर द कंफर्ट एंड द सेल्फ सूदिंग। सेल्फ नरिशमेंट के लिए, सेल्फ कंफर्ट के लिए, सेल्फ कामनेस के लिए वो क्या कर रहे हैं? थम सकिंग करते हैं। It is a natural reflex for the baby and the young children, but prolonged thumb sucking can lead to the डेंटल प्रॉब्लम। अगर रेगुलर फॉर्म में बच्चा थंब सकिंग कर रहा होगा तब ये क्या लीड करता है? डेंटल प्रॉब्लम को लीड करता है। मीन जो टीथ हैं वो मिसअलाइंड हो जाएंगे, जो अपर जॉ में टीथ होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्यूट हो जाते हैं, और बहुत सारे गम में इंजरी भी हो सकती है। जो बच्चे का थंब होता है अगर रेगुलर फॉर्म में वो माउथ में रखे रहेंगे तो यहाँ पे सोर हो जाता है, इरिटेट हो जाती है, यहाँ की स्किन छिल जाती है। तो यहाँ पे हमें बच्चे को प्रिवेंट करना है, एजुकेट करना है कि बेटा बार बार उन्हें प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए अभी उनको ये वाला आदत क्या है, छोड़ना चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और बच्चे के अंदर स्पीकिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्पीकिंग डिले भी हो सकता है बच्चे का, अगर वो बार बार थंब सकिंग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो थंब सकिंग को लीड करते हैं। अभी हैबिट डिसऑर्डर में पढ़ना है तो मेनली क्या है? एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से बच्चा इन कंडीशन को फॉलो करता है। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है या फिर अपने पेरेंट्स के थ्रू, केयर गिवर के थ्रू, कॉलेज में टीचर के थ्रू, स्कूल में या फिर अपने पीयर ग्रुप के थ्रू निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तब उस टाइम पे ये वाला बिहेवियर उनका ट्रिगर होता है थंब सकिंग का। एंड वर्किंग मदर क्या है? वर्किंग है, बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं? ऐसी हैबिट्स को अपनी बॉडी में ले लेते हैं। बर्थ ऑर्डर की वजह से जो बच्चे होते हैं, जो मतलब कि यंग जो चिल्ड्रन है या फिर थर्ड टाइम पे जो बेबी हुआ होता है, तो उनमें थंब सकिंग का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा कॉमन होता है। फीडिंग प्रैक्टिस की वजह से, कि फीडिंग की प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उसी के साथ में उनका जो थंब सकिंग का जो बिहेवियर है वो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या साइन और सिम्टम्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बेटा साइन और सिम्टम्स हैं कि क्या होगा जब भी बच्चा थंब सकिंग कर रहा होगा तो उनकी बॉडी में क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। तो पहला कि उनमें क्या होगा? मिस अलाइनमेंट ऑफ द टीथ। जो टीथ होंगे वो कैसे होंगे? मिस अलाइंड होंगे। थंब सकिंग कैन कॉज द टीथ टू बिकम अनइवन एंड प्रोट्रूडेड। अनइवन फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और प्रोट्रूड होंगे बाहर की तरफ। जो अपर टीथ होंगे, अपर टू टीथ हो सकते हैं, या फिर अपर वाला जितने भी टीथ हैं प्रेजेंट है वो प्रोट्रूड हो जाएंगे, आगे की तरफ बाहर निकल आएंगे। एंड द ओवर वाइट, द अपर टीथ में प्रोट्रूड ओवर द लोअर टीथ। जो लोअर टीथ है, अपर टीथ उससे ज्यादा आगे के लिए प्रोट्रूड हो जाएंगे, या फिर उनके बीच में गैप भी हो सकता है। ओपन बाइट हो सकती है कि जो माउथ है वो अच्छे से बंद ही ना हो और बीच में अपर टीथ या फिर अपर जॉ एंड द लोअर जॉ के बीच में स्पेस प्रेजेंट हो। द अपर एंड द लोअर फ्रंटल टीथ में नॉट मीट प्रॉपरली, आपस में ये एक दूसरे के साथ में मीट ही ना कर रहे हो। एंड ये क्या लीड करता है बेटा? स्पीच प्रॉब्लम को भी ये लीड करेगा। थंब सकिंग कैन लीड टू द स्पीच डिफिकल्टी सच एज द लिप्स। क्या लीड करेगा ये बेटा? ऑटिज्म वगैरह कंडीशन को, स्पीच प्रॉब्लम को ये लीड करता है। फेशियल स्ट्रक्चर चेंजेस, प्रोलॉन्ग थंब सकिंग कैन अल्टर द शेप ऑफ द जॉ एंड द फेशियल। जो फेशियल जॉ बोन होगी और लिप का जो शेप होगा वो अगर रेगुलर फॉर्म में जो भी पेशेंट अगर थंब सकिंग कर रहे हैं तो वैसे ही मसल्स हो जाते हैं, तो उस तरीके से क्या होगा? जो पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर उनका अपीयरेंस है वो भी चेंज हो जाएगा इसी के साथ में। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। हम किस तरीके से जो भी पेशेंट रेगुलर फॉर्म में थंब सकिंग कर रहे हैं तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे में पेशेंट को एजुकेट करेंगे, हम उन्हें फोर्सफुली वे में उनके हैबिट से बाहर नहीं निकालेंगे। देखिए कोई भी आदत होती है तो वो एकदम से नहीं छूटती। हमें ये नहीं करना है कि आज ही हमें पता चला कि मेरे बच्चे को ये वाला हैबिट है और हम चाह रहे हैं कि कल ही ये वाला हैबिट बच्चे से छूट जाए। वी हैव टू गिव देम टाइम। वो टाइम लेंगे, 1 वीक का ले सकते हैं, 2 मंथ का ले सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी टाइम ले सकते हैं, बट धीरे 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 करके वो अपनी आदत से ओवरकम करेंगे।
So praise your child for most sucking their thumb and reward them with a sticker or a small treat. आप उन्हें चॉकलेट दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं, या फिर कोई भी इनका फेवरेट टॉय हो तो वो दे सकते हैं जब भी उन्होंने थम सक ना किया। बेबी को बोलेंगे, बच्चे को एजुकेट करेंगे कि बेटा अभी तुम कोशिश करो कि 2 आवर्स तक तुम्हें थम सकिंग नहीं करनी, या फिर बच्चे की आदत है कि माउथ में थम को रखकर ही उन्हें नींद आती है, सकिंग करते हुए ही उन्हें नींद आती है, तो धीरे धीरे करके बच्चे की वाली आदत छुड़ाएंगे। और जब भी बच्चे इस वाली आदत को अडॉप्ट कर रहे होंगे, थम सकिंग नहीं कर रहे होंगे, तब हम उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। इससे साइकोलॉजिकली उन्हें मोटिवेशन मिलता है और उनका ब्रेन भी हेल्प करता है उसकी उनको इस आदत से गेट रिड करने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए। आइडेंटिफाई करेंगे ट्रिगर फैक्टर को, किस वजह से बच्चे के अंदर थम सकिंग का फैक्टर ट्रिगर होता है या फिर अकर होता है। एंजाइटी की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो लीड कर रही है पेशेंट के अंदर थम सकिंग को। प्रोवाइड करेंगे अल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म, जिसके थ्रू वो अपनी कंडीशन के ऊपर कोप अप कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे जेंटल रिमाइंडर। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद में बच्चे को रिमाइंड करेंगे, बेटा थम सकिंग नहीं करनी है, बेटा ऐसे बिहेवियर को रिपीट नहीं करना है, बेटा ऐसे मत करो। तो धीरे धीरे करके पोलाइट वे में बच्चों को एजुकेट करेंगे, और जब हम रिपीटेड फॉर्म में उन्हें एजुकेट कर रहे होंगे या फिर बार बार बोल रहे होंगे, तो उनका माइंड भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। एक टाइम आएगा कि कंप्लीटली वो इस वाली आदत से बाहर निकल जाएंगे। Gently remind your child to stop the sucking their thumb without scolding or the punishing. ये सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे को हमें पनिश नहीं करना है। अगर हम पनिश करेंगे तो वो और भी ज्यादा चिड़चिड़ा जाएंगे, और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही चाह रहे होंगे कि वो थम सकिंग ना करें, इस वाली बिहेवियर से वो बाहर निकले। अगर वो बाहर बड़े हो गए हैं और बाहर रिलेटिव्स के साथ में या फिर नेबर के साथ में या फिर अपने साथ के बच्चों के साथ में ये वाली हैबिट को रिपीट कर रहे हैं, तो उनके खुद के लिए एक एम्बैरसमेंट का ये रीजन होता है। तो बच्चे को कभी भी डांटना नहीं, उन्हें पनिश भी नहीं करना है इस आदत के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे dental appliances. Consult with the dentist about using a dental appliance such as the palatal क्रेप और द थम गार्ड टू डिस्करेज द थम सकिंग। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे आइटम्स को यूज करना है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर पाए कि बच्चे थम सकिंग ना करें। नेक्स्ट है प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है जिसके थ्रू वो अपनी आदत से ओवरकम करें। जो भी डेंटिशियंस हैं उनसे पूछना है, थेरेपिस्ट से मिलना है, जो भी स्पीच थेरेपिस्ट है उनसे मीट करना है, जिसके थ्रू बच्चे इजीली अपनी हैबिट के ऊपर ओवरकम कर पाए। So that's all about the nail biting and the thumb sucking. हमने हैबिट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा कि हैबिट डिसऑर्डर क्या होता है, मेनली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं हैबिट डिसऑर्डर के, और थंब सकिंग क्या होता है, किस वजह से कॉज होता है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। थंब सकिंग और नेल बाइटिंग दोनों ही एसोसिएटेड कंडीशन है। अगर आपने एक भी कंडीशन को अच्छे से पढ़ लिया तो अगर दूसरा कंडीशन आपसे पूछा जाता तो उसको आप इजीली लिख लेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा हैबिट डिसऑर्डर का, जिसमें हम फर्दर कंडीशन को, एनोरेसिस को और एक्रोपैरेसिस को डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट करके बताना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिसके थ्रू आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू क्लास।